सबसे पहले हम समझते हैं कि सर्वाइकल क्या होता है। तो जो हमारी बच्चेदानी होती है ना, उसके लोअर हिस्से को या बच्चेदानी के मुंह को हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। मतलब उसे सर्वाइकल कहते हैं। और अगर उस हिस्से में कैंसर हो जाए तो उसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। और ये कैंसर एक ऐसा कैंसर होता है जो इजीली प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल कैंसर होता है। अगर लोग इसका टाइम पे ट्रीटमेंट ले तो वो कंप्लीटली क्योर हो जाते हैं। कार्सिनोमा सर्विक्स के सिम्टम सबसे जो मोस्ट कॉमन है वो होता है ब्लीडिंग। जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है उसके अलावा अब वो कब कब हो सकती है? आफ्टर द मीनोपॉज। मीनोपॉज का मतलब होता है जब लेडी के मेंसेस वाला टाइम खत्म हो जाता है, उसे हम मीनोपॉज बोलते हैं। तो अगर उनके बाद हो तो ये सस्पिशियस होता है। सेक्स के बाद हो या इन बिटवीन नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में हो या ड्यूरिंग आफ्टर दी सेक्स हो, पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग हम जिसे बोलते हैं। तो पहला हो गया ब्लीडिंग एंड सेकंड होता है फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज। पेशेंट को फिजियोलॉजिकल जो पर्सन होते हैं, जो फीमेल्स होती हैं, उनको फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज भी आते हैं। तो उन्हें ये समझना चाहिए कि कब ये फिजियोलॉजिकल है, कब ये नॉर्मल डिस्चार्ज है, कब ये पैथोलॉजिकल है। मींस जब ये बहुत ही फाउल स्मेलिंग हो, पस की तरह दिखे एंड कॉन्टिन्यूसली डिस्चार्ज आ रहा है, जो कि एंटीबायोटिक का या फिर एंटी फंगल का कोर्स लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है। तो ये दो अलार्मिंग साइन होते हैं। इसके अलावा जो फीमेल्स हैं वो वेट लॉस अपना फील कर सकती हैं, या फिर कभी कभी जब ये बहुत एडवांस स्टेज पे पहुंच जाते हैं तब ये यूरिन जो पेशाब वाली प्रॉब्लम्स होती है उसके साथ भी कभी कभी प्रेजेंट करते हैं। जैसे बार बार पेशाब आना, जलन आना, खून आना, लेटरिन के रास्ते कोई प्रॉब्लम हो रही है। जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं पाइल्स तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर बच्चेदानी के मुंह का कैंसर बहुत एडवांस हो जाता है और ये लेटरिन का रास्ता है, पेशाब का रास्ता अगर इन्वॉल्व कर लेता है तो ये डिफरेंट तरह से भी प्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा जो नॉर्मल एक कैंसर के सिम्टम्स होते हैं ना, जैसे भूख नहीं लगना, फटीग, मैलेज, ये वेग सिम्टम्स हो गए। बट अलार्मिंग रेड फ्लैग साइन जिसे हम बोलते हैं वो होता है ब्लीडिंग एंड वाइट डिस्चार्ज। कोई भी कैंसर हो मल्टीफैक्टोरियल होता है। मल्टीफैक्टोरियल मतलब उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन कार्सिनोमा सर्विक्स एक एचपीवी वायरस से मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड होता है और ये वायरस सेक्सुअल एक्टिविटी से स्प्रेड होता है। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो मतलब सेक्स से रिलेटेड है या एबनॉर्मल बिहेवियर से रिलेटेड है, सेक्स से रिलेटेड, तो ये रिस्क फैक्टर हो सकता है। जैसे क्या क्या हो सकते हैं? अर्ली एज में सेक्सुअली एक्टिव होना, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होना, मल्टीपल प्रेगनेंसीज, मल्टीपल बेबीज, अर्ली एज में बेबीज प्लान करना, या आपका कोई ऐसा पार्टनर है जिसके मल्टीपल पार्टनर है, वो एचपीवी से इन्फेक्टेड है। तो ये मोस्ट कॉमनली एचपीवी वायरस का एसोसिएशन देखा गया है कार्सिनोमा सर्विक्स से। 90% अप टू 90% कैंसर एचपीवी रिलेटेड होते हैं। 10% केसेस में अदर रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, लाइक स्मोकिंग हो गया, या फीमेल ने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सटर्नल हॉर्मोन्स का एक्सपोजर लिया है जिसे हम डाइथाइलिसिलवेस्ट्रॉल बोलते हैं, उसमें डिफरेंट हिस्टोपैथोलॉजी का कैंसर होता है। तो दीज आर फ्यू रिस्क फैक्टर फॉर कार्सिनोमा सर्विक्स। कार्सिनोमा सर्विक्स के डायग्नोसिस की बात करें तो हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट बहुत जरूरी होती है। वो हम कब कराएगा कोई भी डॉक्टर? अगर फीमेल जो भी मैंने सिम्टम्स बताए उन सिम्टम्स के साथ जब ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जा रही है, गायनिकोलॉजिस्ट के पास जा रही है, वो उनका एग्जामिन करती है, पीवी करके देखती है, पीएस मतलब पर स्कैपुलम वो एग्जामिन करती है। वहां पे अगर उन्हें कुछ अल्सर लगता है, कोई ग्रोथ लगती है, कोई जख्म लगता है, तो वहां से वो टुकड़ा लिया जाता है जिसे हम बायोप्सी या सुई की जांच या टुकड़े की जांच बोलते हैं। अगर उसमें आ गया कि ये कैंसर सेल्स हैं, जो कार्सिनोमा सर्विक्स होता है वो दो तरह के कैंसर हो सकते हैं, स्क्वामस या एडिनो। स्क्वामस मोस्ट कॉमनली होते हैं, एडिनो 10% ही होते हैं। अगर उसमें आ गया कि स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है तो फिर हम अगले इन्वेस्टिगेशंस पे जाते हैं। जैसे कि हम फिर पता लगाएंगे कि ये बीमारी कहीं और तो नहीं फैली है, जिसके लिए हम पेट सीटी कराते हैं, सीटी चेस्ट एब्डोमेन कराते हैं, पेल्विस का एमआरआई करा सकते हैं स्टेजिंग देखने के लिए कि अभी ये कौन सी स्टेज में है, सर्जरी के द्वारा हम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। और इसके अलावा होल बॉडी ब्लड इन्वेस्टिगेशन, सीबीसी, केएफटी, एलएफटी, थायराइड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, ये कुछ रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। तो दीज आर बेसिक इन्वेस्टिगेशन टू डायग्नोज कार्सिनोमा सर्विक्स।
अगर हम कार्सिनोमा सर्विक्स के इलाज की बात करें तो सबसे अच्छी जो न्यूज है ना वो यही है कि कार्सिनोमा सर्विक्स हाईली क्यूरेबल कैंसर में आते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट रिजल्ट क्यों खराब है? क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि हाँ इस कैंसर का इलाज हो सकता है पूरी तरह से। वो बहुत एडवांस केसेस में आते हैं। सेकंड, उनको जो भी ट्रीटमेंट गाइडलाइंस है अगर हम वो बताएं तो वो पूरी नहीं करते हैं। जैसे कि अगर मैं इसके इलाज की बात करूं, इस स्टेज के अकॉर्डिंग दो चीजों में डिवाइडेड है। वेरी अर्ली जहां पे सर्जरी का रोल आता है, एंड एडवांस लाइक स्टेज 2 के बियॉन्ड 3 एंड 4, वहां पे मेनली जो इलाज होता है वो कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी से होता है। तो रेडिएशन कार्सिनोमा सर्विक्स में जो दी जाती है वो दो तरह से दी जाती है। एक तो बाहर से रेडिएशन देते हैं और एक हम अंदर से देते हैं। तो अंदर जो रेडिएशन होता है उसे हम ब्रैकीथेरेपी बोलते हैं, जो हर जगह हर हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होता है। तो जनरली पेशेंट क्या करते हैं, बाहर से रेडिएशन लिया और अंदर का रेडिएशन की फैसिलिटी नहीं मिली, या फिर उन्होंने नहीं सोचा कि हम कहीं और जाके ले लें, छोड़ो क्योंकि जब तक हम बाहर का रेडिएशन देते हैं पेशेंट आधे से ज्यादा ठीक हो जाते हैं, उन्हें लगता है हम तो ठीक हो गए, तो वो आगे का ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। ब्रैकीथेरेपी कार्सिनोमा सर्विक्स में बहुत जरूरी होती है कराना, अंदर की सिकाई हम जिसे बोलते हैं। तो अगर पेशेंट बाहर की सिकाई, अंदर की सिकाई और साथ ही साथ हर हफ्ते कीमोथेरेपी लगती है, ये ट्रीटमेंट ले ले, मोर देन 80% पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। कार्सिनोमा सर्विक्स की यही अच्छी बात है कि इट इज हाईली क्यूरेबल कैंसर। अगर मैं कार्सिनोमा सर्विक्स के बीमारी के कॉम्प्लिकेशन की बात करूं तो डिपेंड करता है कि ये कैंसर किस किस आसपास की स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व कर रहा है। क्योंकि जैसे कि कार्सिनोमा सर्विक्स है, ये उसका मुंह हो गया, तो इसके आगे जो होता है वो होता है ब्लैडर, पेशाब की थैली हम जिसे बोलते हैं। पीछे की तरफ होता है रेक्टम। तो अगर ये आगे की तरफ जाएगा तो पेशाब की थैली को इन्वॉल्व करेगा, और पीछे की तरफ जाएगा तो ये लैट्रिन के रास्ते को इन्वॉल्व करेगा। इसके अलावा ये आसपास विजाइना हो गया, ओवरीज हो गई, फैलोपियन ट्यूब्स हो गए, उनको इन्वॉल्व कर सकता है। तो इसकी कॉम्प्लिकेशन यही है कि ये जितनी आसपास की स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व करेगा उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। ट्रीटमेंट से रिलेटेड अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो बहुत ही प्रिसाइज वे में रेडिएशन दिया जाता है कि पेशेंट को कोई भी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ना आए, अनटिल अनलेस कि बीमारी बहुत एडवांस नहीं है। तो बेसिकली कार्सिनोमा सर्विक्स के कॉम्प्लिकेशन होते हैं अगर वो एडवांस हो जाए, ट्रीटमेंट से रिलेटेड सारे एक्यूट साइड इफेक्ट होते हैं और वो सारे मैनेज हो जाते हैं। और दूसरी चीज ये है कि जितनी जल्दी स्टेज में इसको डिटेक्ट करोगे, ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स उतने अच्छे आएंगे। तो अगर ये स्टेज 3 से पहले पहले डायग्नोज हो रहा है, कोई डर वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये स्टेज 4 हो जाता है तो डर वाली बात होती है। अगर पैपिस्मियर टेस्ट की बात करें तो ये बहुत ही इजीली अवेलेबल एट एवरीवेयर, एट एवरी गायनी सेंटर, एवरी ऑन्कोलॉजी सेंटर, इजीली अवेलेबल है, नॉन इन्वेजिव है, कोई दर्द नहीं होता, और सारी फीमेल्स को ये कराना चाहिए। कैंसर को बहुत ही अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लेता है। इसकी ना स्क्रीनिंग गाइडलाइंस आ गई हैं। मतलब अमेरिकन कैंसर सोसाइटी कहती है कि हर फीमेल, वो फीमेल जो अपनी एज 21 साल क्रॉस कर चुकी है, सेक्सुअली एक्टिव है, हर 3 साल में एक बार पैपिस्मियर टेस्ट कराए, टिल द एज ऑफ द 30, एंड आफ्टर द एज ऑफ द 30 हर 5 साल में एचपीवी टेस्ट कराना है, और हर 3 साल में पैपिस्मियर कराना है। इसी वजह से, पैपिस्मियर की वजह से कैंसर, कार्सिनोमा सर्विक्स के केस में मॉर्टेलिटी बहुत कम हो गई है। अगर में मॉर्टेलिटी क्या होती है, कैंसर से मरने वालों का रेट बहुत कम हो गया है। क्योंकि एचपीवी हम जैसे ही पैपिस्मियर कराते हैं उसमें सस्पिशियस मैलिग्नेंट सेल्स आ जाती हैं और हम बहुत अर्ली स्टेज में उसको कैच कर लेते हैं। तो पैपिस्मियर के बारे में जो लोगों के मन में मिथ है, डर है कि पेनफुल है, प्रॉब्लम कराता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हर फीमेल को एडवाइस करती हूँ, गो फॉर पैपिस्मियर।